हेलो किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्लास सिक्स की हिंदी व्याकरण एवं रचना बुक से, जो कि एडवाइज़र की है। ये जो आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण बुक का कवर पेज है 6th क्लास, जो कुछ इस टाइप से हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट पेज की, तो फ्रंट पेज पर इसके विषय सूची मतलब इंडेक्स दिए हुए हैं, जिसमें इसमें चैप्टर्स के नाम एंड उनके पेजेस नंबर्स हैं, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में आपके ग्रामर, सेकेंड में रचना मतलब जिसमें पत्र वगैरह, संवाद ये वगैरह दिए हुए हैं, और थर्ड में है आपके चैप्टर्स एंड उनके क्वेश्चन आंसर। बात करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर की, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है भाषा, लिपि एवं व्याकरण, जो कि हम पिछले क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में। आज फिर हम इनको रीड करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो भाषा का मैं अगर इसको सिंपल वे में हमें इसको एक्सप्लेन करें तो भाषा वह होती है जिनसे हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम उन दूसरों की बातें सुनते हैं और उनको समझते हैं। तो वो जो बीच का जो माध्यम होता है ना, हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं और कैसे हम विचार सुनते हैं, तो ये किसके माध्यम से होता है, इसी को हम भाषा कहते हैं। मतलब हमारी बात को हम बोलकर बताना, लिखकर बताना या इशारों से बताना, ये क्या होती है, भाषा के ही रूप कहलाते हैं, लेकिन इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ जो होता है वो क्या होता है, हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वह भाषा कहलाती है। जैसे हम स्कूल में आते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स को अपने बारे में बताते हैं, वो अपने बारे में बताता है, उसकी बातें हम सुनते हैं, तो वो किसके माध्यम से होता है, वो भी एक भाषा के माध्यम से होता है, जिसमें हम बोलते हैं ना। जैसे हम घर पर अगर रहते हैं तो हम मम्मी से किसी काम के लिए हम बोलते हैं। अगर हमें भूख लगी होगी तो हम मम्मी को कहेंगे कि भाई मम्मी हमें भूख लगी है, मम्मी उसका हमें आंसर देगी, उसका रिप्लाई करेगी, तो वो सब क्या होता है, ये सारे भाषा ही कहलाते हैं। तो आज हम भाषा के बारे में रीड करेंगे। तो समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। मतलब समाज में रहने के लिए मनुष्य के अपने मन के भाव मतलब अपने मन की जो अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, अपने विचारों को या अपनी बात को रखने के लिए और दूसरों की बात को समझने के लिए, है ना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम है, मतलब एक माध्यम है। इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। ये जो एक माध्यम होता है इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अर्थात अपने हृदयगत भावों के सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति साधन का उपयोग करता है, उसे ही सामान्यतः भाषा कहते हैं। अपने हृदयगत मतलब मन के भावों को सार्थक सही तरीके से, है ना, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक मतलब बोलकर, ओरल एक्सप्रेशन साधन का उपयोग करना, बोलकर अपने विचारों को बताना कि भाई हमारे मन में अब जैसे हमें खाना खाना है तो हम अपने मम्मी को कहेंगे मम्मी हमें भूख लगी है। जैसे अब आपके ओरल एग्ज़ाम चलते हैं तो टीचर्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन जो आपको आ रहा है तो आप उसका आंसर मौखिक में क्या करते हो, ओरल में क्या करते हो, आप उनको बोलकर बताते हो। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसका आंसर बताओगे, है ना, तो वो क्या है, ओरल मतलब मौखिक है ना, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब अपने बोलकर आप बता रहे हो। तो इसका आप जो बोल रहे हो ना वो क्या है, भाषा है, उसे ही सामान्यतः मतलब साधारण तरीके से उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, यानी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब बोलकर अपनी बातों को बताना, बोलकर उसको मौखिक अभिव्यक्ति, बोलकर बताना, उसके लिए जिस साधन का हम उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अतः हम भावाभिव्यक्ति की सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह देते हैं। भावाभिव्यक्ति मतलब अपने भावों को अभिव्यक्त करना, वो जैसे बोलकर करना, लिखकर करना या इशारों से करना, इनको सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, भाषा ही कहते हैं। इस दृष्टि से इंगित मतलब इशारा, मुख मुद्रा, बोलकर, मुख विकार, चेहरे के एक्सप्रेशन मतलब चेहरे के भाव, चेहरा बनाकर यदि आदि को भी भाषा कहते हैं, है ना, अपने मुंह की आकृति बनाकर। जैसे पालने में लेटा हुआ बच्चा रोककर, मुस्कुराकर, ऊँ आ कर
करके अपने मन का भाव प्रकट करता है। जैसे पालने में, जैसे छोटा बच्चा जो झूले में झूलता है तो उसको भूख लगती है, तो छोटा बच्चा बोल तो सकता है नहीं, तो वो क्या करता है, या तो रोता है या मुस्कुराता है या फिर ऊँआ करता है। अगर हम उसको छोटे बच्चों के साथ हम खेलेंगे, अगर वो बोल नहीं सकते तो वो क्या करेंगे, मुस्कुराकर हमें जवाब देंगे या ऊँआ करेंगे, जो भी करें वो, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। तो वो अगर अपने मन को बता रहा है ना, बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन वो अपने मन के भाव को बता रहे, हंसकर, रोकर, है ना, कुछ ना कुछ कर। तो ये क्या होता है, ये भी भाषा कहलाती है। जैसे ट्रेन का गार्ड सीटी बजाकर, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जब वो ट्रेन को चलने के लिए वो पीछे जो गार्ड रहता है, वो इंजन जो गार्ड ट्रेन चला रहा है तो उसको एक संकेत करता है, वो एक सीटी बजाता है। तो उस जैसे वो सीटी की आवाज़ आती है तो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक इशारा करना भी, ये भी क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे बढ़ाने तथा लाल झंडी दिखाकर रोकने का संकेत करता है। जो वो गार्ड होता है वो क्या करता है, ट्रेन को जब रेड झंडी दिखाता है तो रेड झंडी का मतलब होता है कि ट्रेन को गार्ड जो रेड झंडी बताता है, तो जो ट्रेन चलाता है, ट्रेन चालक होता है, उसको पता है कि हमें ट्रेन रोकनी है। और हरी झंडी, जैसे वह हरी झंडी उसको दिखाता है तो वो क्या करता है, ट्रेन को स्टार्ट कर देता है, ट्रेन चलने लगती है। तो ये जो संकेत होते हैं ये भी किसके, भाषा के ही अंतर्गत आते हैं। बच्चे का रोना, गार्ड की सीटी बजाना, झंडी दिखाना, ये कौन सी भाषा है, ये सांकेतिक भाषा है। मतलब संकेतों के जरिए जो हम कर रहे हैं वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। इशारों के माध्यम जो हम जब कभी सड़क पर चलते हैं तो वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ रहता है, वो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, अपने इशारों से आपको लेफ़्ट साइड हटना है या राइट हटना है या आगे बढ़ना है, तो वो क्या करता है, सीटी बजाता है या फिर अपने हाथों से इशारा करता है, लेफ़्ट राइट, है ना, तो वो एक संकेत करता है। तो ये कौन सी भाषा कहलाती है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। संकेत, चिन्ह या सांकेतिक भाषा आदि के द्वारा भले ही भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती हो, परंतु उनके लिए भाषा शब्द का प्रयोग औपचारिक रूप से ही किया जाता है। मतलब जो संकेतों से किया जाते हैं उसे भाषा तो कहते हैं, लेकिन उसका उपयोग होता है वो औपचारिक रूप से ही किया जाता है। परंतु वस्तुतः मूल रूप से मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। मतलब वस्तुतः मूल रूप से, मतलब मोस्ट रूप से, अगर मोस्ट हम बताएंगे तो मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी मतलब बोलना, जो बोलते हैं ना, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, तो वो ही भाषा कहलाती है। इस प्रकार भाषा दो प्रकार में आती है। इस प्रकार भाषा कितने प्रकार में आती है, दो प्रकार में आती है। मौखिक, मतलब वैसे तो भाषा तीन प्रकार की होती है, लेकिन वह औपचारिक तरीके से होती है। मतलब उसको भाषा के अंतर्गत मौखिक और लिखित को ही मोस्ट रूप दिया हुआ है। तो पहला है ओरल एंड रिटन, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप उसका आंसर दोगे, ये कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। जब आपको क्लास में टीचर्स जो चैप्टर रीड करवाता है, आप उसको आराम से सुनते हो, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। आपका एग्ज़ाम में ओरल एग्ज़ाम लेना, वह किसके अंतर्गत आता है, वह भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, जिसमें टीचर द्वारा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसका आंसर बोल कर देते हो, तो वो भी मौखिक भाषा कहलाती है। फिर है लिखित भाषा, रिटन, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। मतलब जैसे टीचर्स आपको कोई आंसर है वो आपको लिखकर बताएगा, वो कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमारे पास एक आंसर शीट आती है, तो उसके हम आंसर पढ़ते हैं, और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, और उसका जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो हमारे पास रिटन में आते हैं। जब हम उनका आंसर देना होता है तो हम भी उसको लिख कर ही देते हैं, हम उसे बोलते नहीं हैं। तो वो क्या होता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आंसर हम जो करते हैं वो भी लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। वैसे आजकल सभी सोशल साइट यूज़ करते हैं, तो मैसेज में बातें करना, मैसेज, पत्र लिखना, किसी को पत्र लिखकर भेजते हैं और वो पत्र हमारा रीड करता है, पत्र हमारा पढ़ता है, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। फिर है
एसएमएस करना भी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है ना। तो लिखकर हमारे विचारों को बताना और पढ़कर दूसरे के विचारों को सुनना, ये किसके अंतर्गत आता है, ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। फिर आता है लिपि, स्क्रिप्ट। कुछ बोलते समय अपने मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए संकेत निश्चित किए गए हैं। कुछ बोलते हैं जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है उस ध्वनियों को हम लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश को लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं और हिंदी को लिखने के लिए हम स्वर व्यंजनों का यूज़ करते हैं। तो वो जो हिंदी और इंग्लिश मतलब ये जो पंजाबी गुजराती जो अलग अलग जो ये लिखने का जो तरीका जो होता है ना, वो जो संकेत दिए होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे कुछ मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मतलब लिखने का जो तरीका होता है, जो लिखने की जो निश्चित जो संकेत दिए होते हैं, उन संकेतों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जो लिखने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। संस्कृत एवं हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू फारसी की लिपि फारसी तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। मतलब जो हमारी हिंदी और संस्कृत की जो हिंदी और संस्कृत में मोस्ट सेम सी होती है। जो तरीका है, हम स्वर व्यंजन को जो यूज़ कर जो लिखते हैं ना, तो उसकी जो लिपि कौन सी है, देवनागरी। हिंदी और संस्कृत की अगर आपको पूछे कि हिंदी और संस्कृत लिखने के लिए कौन सी लिपि का यूज़ किया जाता है, तो आपको बोलना है देवनागरी। जो हिंदी और संस्कृत लिखने के लिए जिन संकेतों का हम यूज़ करते हैं वो है देवनागरी। अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेटिक हम लिखते हैं ना, अंग्रेजी की लिपि है अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन, जो हम अल्फ़ाबेटिक यूज़ करते हैं। फिर आती है उर्दू फारसी की लिपि है फारसी। उर्दू जो लैंग्वेज लिखते हैं मोस्ट ऑफ वो जिन्हें उर्दू आती है वही समझ पाते हैं। तो उर्दू की जो लिपि होती है वो जिस तरीके से उर्दू लिखी जाती है तो वो कौन सी है, फारसी। और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। जो पंजाबी लैंग्वेज जो लिखते हैं, पंजाब में जो भाषा बोली जाती है वो होती है पंजाबी। और जो वो लिखने के लिए जो संकेत, पंजाबी भाषा को लिखने के लिए जो संकेत यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, गुरुमुखी। फिर है 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा हिंदी देश की राजभाषा घोषित की गई। इसमें आपको अंडरलाइन करना है। आपको पूछे ना कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब घोषित किया गया, तो ये है आपका आंसर 14 सितंबर 1949 को। ये आपके है मोस्ट क्वेश्चन है ना। भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा घोषित की गई, क्योंकि इंडिया की जो हिंदुस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है हिंदी, जिसको 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। फिर है व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण किसे कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को शुद्ध रूप से, भाषा को जो शुद्ध रूप से लिखने के लिए हमें किसका ज्ञान होना आवश्यक है, हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। किसी शब्द, किसी चीज़ को बोलना, लिखने के लिए हमें शुद्ध रूप से बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने एवं पढ़ने का बोध कराता है। देखो, भाषा जो व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का हमें बोध कराता है। अर्थात किसी भी भाषा को सुगठित शुद्ध रूप से लिखने के लिए जो नियम सिद्धांत होते हैं उन्हें उस भाषा का व्याकरण कहा जाता है। मतलब किसी भी भाषा या किसी भी लैंग्वेज को हम लिखने के लिए शुद्ध रूप से लिखने के लिए जो नियम और सिद्धांत, मतलब कहाँ कैसे क्या बोलना है, क्या कैसे लिखना है, मतलब इसका हमें शुद्ध ज्ञान होता है कि हमें इसको एकदम राइट लिखना है, जो पढ़ने वाला भी इसको राइट तरीके से पढ़ेगा। तो उसके लिए हमें किसकी ज्ञान की आवश्यक है, उसे हमें व्याकरण के ज्ञान की आवश्यक है। हमें व्याकरण ज्ञान की बहुत आवश्यक है शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए। उन्हें उस भाषा का व्याकरण कहते हैं, मतलब उन्हें उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा की अशुद्धियों
त्रुटियों आदि की ओर संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप से लिखने के नियम बनाए जाते हैं। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए जो एक कुछ संकेत और व्याकरण कुछ नियम बनाए जाते हैं। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य व्याकरण के अंग हैं। व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं, इसमें आप अंडरलाइन करो। व्याकरण के अंग हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। व्याकरण के क्या हैं, व्याकरण के अंग हैं। हमें इनके वर्ण और शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए ये सारे क्या होते हैं, व्याकरण के ही अंग हैं, है ना। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे हम ये व्याकरण और भाषा लिपि के बारे में हम पिछली कुछ क्लासों से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो बच्चों प्लीज़ आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बच्चों।